हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट फटाफट से मुझे बता दो, इज इट स्ट्रीमिंग प्रॉपर्ली? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो आज हम हमारा टारगेट सेल्स ऑफ गुड्स यूनिट 2 विद क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, सेल्स ऑफ गुड्स यूनिट 1 हमने कल किया था। मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स यूनिट 1 करा, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करे। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आपको सारे के सारे प्रोविजंस क्यूमुलेटिवली याद करना है। सेल्स ऑफ गुड्स यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, विच विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि सब कुछ आपको याद रहेगा ऑलरेडी। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। This lecture of Sales of Goods Act Unit 2 will give you a great amount of confidence, क्योंकि हम आज की क्लास में सिर्फ रिवाइज नहीं करेंगे, हम क्लास में लॉ को याद करने का पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग मैक्सिमम चीजें आज क्लास में ही याद कर लेंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर मैं आपको एबीसी एनालिसिस दिखाऊं लॉ का, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 एक कैटेगरी में अपनी जगह बनाए हुए बैठा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 पिछली 7 एग्जाम में आया है आउट ऑफ 8 टाइम्स। आउट ऑफ द प्रीवियस 8 पेपर्स इट हैज केम टू 7 टाइम्स इन योर एग्जाम्स। तो अब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। एक छोटा सा यूनिट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट है। आई विल मेक यू मार्क द पॉइंट, जो जो आपको पिक करने हैं बस वो पिक करना, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशन और वारंटी क्या होती है। कंडीशन और वारंटी दोनों स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन है मतलब दोनों शर्त है। कंडीशन एक ऐसी शर्त है, एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो अगर आपने तोड़ा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का राइट रखता हूं। और वारंटी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा स्टिपुलेशन, एक ऐसी शर्त है कि अगर आपने वारंटी तोड़ी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का राइट नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट रखता हूं। कंडीशंस ब्रेक करने के केस में कंडीशंस वो स्टिपुलेशन है, वो शर्त होती है जो अगर आपने तोड़ दी तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव अ राइट टू रेप्यूडिएट, आई कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता हूं। हाउएवर अगर आपने वारंटी का ब्रीच किया है, आपने वारंटी वाली स्टिपुलेशन तोड़ी है, इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन जस्ट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू, मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकता हूं। बस इसके ऊपर हाई पूरा चैप्टर बेस्ड है। बेसिक्स पढ़ेंगे, इंप्लाई कंडीशन पढ़ेंगे, इंप्लाइड वारंटीज पढ़ेंगे, मैटर सॉर्टेड हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले स्टिपुलेशन क्या होता है। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स आर सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। स्टिपुलेशन मतलब वो शर्त जो या तो कंडीशन होगी या फिर वारंटी होगी। कंडीशन क्या होती है। कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन होता है विच इज इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ सबसे जुड़ी हुई चीज को हम कंडीशन बोलते हैं। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट शर्तों में से एक शर्त है, वो कंडीशन है। द ब्रीच ऑफ विच, अगर आपने इसको तोड़ा तो मेरे पास राइट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाने का। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स मी अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वहीं वारंटी की बात करें तो वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है, दैट इज अ वारंटी। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैंने आपसे डीजल ऑटोमेटिक कार मांगी है तो गाड़ी डीजल होना और उसमें गियर नहीं होना, इट शुड बी ऑटोमेटिक ड्रिवन, इट शुड नॉट बी अ मैनुअल कार, ये दोनों कंडीशन है इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। पर मैंने आपसे उसमें म्यूजिक सिस्टम से फॉर एग्जांपल सोनी का डालने का बोला था और आपने उसमें म्यूजिक सिस्टम लोकल सा डाल दिया, तो इस कंडीशन पर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा और म्यूजिक सिस्टम चेंज करवा लूंगा। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये म्यूजिक सिस्टम चेंज करने वाला पार्ट जो था, म्यूजिक सिस्टम इज अ वारंटी विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग फर्दर, स्टिपुलेशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में, मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। आप वारंटी बोलते होंगे सर, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको कंडीशन मानूंगा। ये सारी चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम लिख देंगे। अब कोई भी स्टिपुलेशन यानी कोई भी शर्त कंडीशन है या वारंटी है, डिपेंड्स करेगा उसके कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से बनाया है, उस पे ऊपर एंटायरली डिपेंड करेगा कि वो कंडीशन है या फिर वो वारंटी है।
वो कंडीशन है या फिर वो वारंटी है, ये इंटायरली डिपेंड करेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस समझते हैं। कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। वारंटी इज ए स्टिपुलेशन व्हिच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पस से जुड़ा हुआ है। कंडीशन मेन पर्पस के लिए जितना जरूरी है, वारंटी से मेन पर्पस के साथ कोलेटरल यानी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एग्रीव पार्टी के पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, यहाँ पर एग्रीव पार्टी के पास राइट है वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। भाई मेरी मेन चीज ब्रेक हुई है पर अब मेरे को नहीं छोड़ना है, मेरे को उसके साथ कंटिन्यू करना है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस आप उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान के ट्राई कर सकती हो। से फॉर एग्जाम्पल आपने 11th-12th में कहीं पर क्लासेस ज्वाइन करी, उन्होंने बोला मैं सीए हूँ, आप पढ़ लिए, 6 महीने बाद पता चला वो सीए नहीं है, पर आपने बोला यार ये बंदा पढ़ाता बहुत अच्छा है, हमको इसको नहीं छोड़ना, तो आपने क्या करा है, कंडीशन थी उनका सीए होना जरूरी था आपको पढ़ाने के लिए, पर वो पढ़ाता इतना अच्छा है, आपने बोला नहीं सर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको वारंटी मान के कंटिन्यू करूंगा, तो मैं कंडीशन को वारंटी मान सकता हूँ। और ब्रीच ऑफ वारंटी को हम कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते हैं, जो कि कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। आप म्यूजिक सिस्टम खराब होने पे कार नहीं छोड़ सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि म्यूजिक सिस्टम आपने दूसरी कंपनी का डाल दिया तो मैं कार ही आपको छोड़ दूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 बार एग्जाम में पूछा है। अभी आज की क्लास में हम लोग पूरा स्कैनर सॉल्व करेंगे, आरटीपी एमटीपी आईसीएस स्टडी मैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन को कब वारंटी मान सकते हैं। मतलब था तो ये एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चाहते तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते थे इस ग्राउंड पर हम कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको वारंटी मान के आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास राइट था, हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते थे, पर हमको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम तो वारंटी मान रहे हैं, आपसे डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे केसेस कितने हैं, ऐसे बेसिकली हमको 4 केस पढ़ना है जब आप खुद कंडीशन को वारंटी मानोगे। सबसे पहला, जब बायर ने ऑल टुगेदर वेव कर दिया है उसका परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, बायर ने बोला मुझे अपनी कंडीशन का परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमने बोला क्यों, उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, माना मेरा कंडीशन ब्रेक हुआ था पर मैं तो उसको वारंटी मानूंगा और वारंटी मान के आगे बढ़ूंगा, सर मुझे नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म, तो पार्टी उसकी खुद के बेनिफिट के लिए कंडीशन को स्टिपुलेशन को अवॉइड कर सकता है। इसको हम लोग वॉलंटरी वेवर बोलेंगे कि बायर ने वॉलंटरी वेव कर दी। मुझे डीजल की जगह पेट्रोल गाड़ी दे दी, मैंने गाड़ी चला ली, बहुत दिनों बाद सब जगह शो ऑफ कर दिया, इंस्टाग्राम सब जगह डाल दिया, मैं चाहता ही नहीं था अब इस गाड़ी को आपको देना, मैंने उसको वारंटी मान ली, जबकि मेरी तो कंडीशन ब्रेक हुई थी, बट स्टिल मैं उसको वारंटी मान के आगे बढ़ गया। सेकंड है, जब बायर ने ट्रीट करा है कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मानूंगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर की चॉइस है, बायर की इच्छा है कि सर नहीं नहीं मुझे तो इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानना है, मेरे को इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मानना है, तो बायर की चॉइस है, वो कर सकता है, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है। और इस पर्टिकुलर केस में बायर सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा, इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा। बायर की इच्छा है, बायर ने कंडीशन को वारंटी माना है। तीसरा केस है जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेबल है, हम कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और आपने कुछ गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं या पूरे के पूरे गुड एक्सेप्ट कर लिए, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड तो कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या करूंगा, मैं उसको कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लूंगा। और एक्सेप्टेंस का मतलब बताएं सर, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है वो जो सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, हम उसको एक्सेप्टेंस मानते हैं। और द लास्ट इज जहां पर फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ। भाई सर अभी मेरे से गलती नहीं हुई है सर, लॉ ने बोल दिया है इम्पॉसिबल है इसको परफॉर्म करना, या अदरवाइज मैं इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकता हूँ। इन दैट पर्टिकुलर केसेस जब लॉ ने एक्सक्यूज कर दिया परफॉर्मेंस, तो हम कंडीशन को वारंटी मानेंगे। आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए और मैंने बोला था किसी भी केस में 5 लाख रुपए रिफंडेबल नहीं है, आपने बोला ठीक है। कोविड के समय आपने बोला आपको मुझसे रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए थे, किसी रिलेटिव को या आप लोगों की मदद करना चाहते थे, आप मुझसे लेना चाहते थे, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन देना ही हमारी एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, कंडीशन थी कि मैं आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन दूंगा जो कोविड के समय बड़े ट्रेंडिंग थे। अब हुआ सर ये कि मैं इंजेक्शन देने के पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बोला आज से रेमडेसिविर में डील ही नहीं होगा, तो अब मैं डील ही नहीं कर सकता, मैं एक्सक्यूज बाय लॉ, दो आई ब्रेक योर कंडीशन। अब आप क्या करोगे, मुझसे 5 लाख रुपए रिफंड मांगोगे और मैं रिफंड नहीं दूंगा तो आप उसके लिए मुझसे डैमेजेस क्लेम करोगे। मैंने बोला एक काम करो, मैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, आप एक काम करो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह मुझसे क्या करो 5 लाख रुपए की दूसरी मेडिसिन ले लो।
मैंने आपको 5 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे दिए, मैंने बोला आपको दान धर्म करना है ना, आप इस चीज का धर्म करो, ये बहुत बढ़िया चीज है, यू कैन डोनेट दीस पर्टिकुलर ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू द नीडी पीपल, बट आप मुझसे, मैंने आपका कंडीशन ब्रेक करा है, पर आप वारंटी ट्रीट कर रहे हो, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज एक्सक्यूज बाय लॉ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू परफॉर्म द सेम। चलिए सर, मूविंग फर्दर, वेवर ऑफ कंडीशन में दो चीज पड़ी, एक वॉलंटरी वेवर, एक कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर कब आएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है और एक्सक्यूज बाय लॉ। ये कंपलसरी आपके मेरे हाथ में नहीं। वॉलंटरी आप कब छोड़ोगे? जब आपने खुद ने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट करा है और आपने ही ट्रीट करा है कि भाई मैं तो कंडीशन को वारंटी ट्रीट करूंगा, या फिर वेवर आपने खुद ने करा है, ऐसे वेवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी वेवर। अब काम की बात है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटीज, ये आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख के छोड़ेंगे, जो आपको और मेरे को लगता है। आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने 5 एक्सप्रेस कंडीशन डाली कि ये सब कंडीशंस है, अगर आपने इनमें से एक भी शर्त, एक भी स्टिपुलेशन को तोड़ा, आई विल अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। प्लस मैंने 10-15 वारंटीज डाली कि अगर आपने इनमें से किसी भी करा और आपने इनमें से अगर किसी भी कंडीशन को तोड़ा, तो आई हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस ओनली। ये तो एक्सप्रेस है। पर हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इम्प्लाइड। आप बोलो या मत बोलो, आप लिखो या मत लिखो, लॉ बोलता है हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये 6-7, ये 7 की 7 इम्प्लाइड कंडीशंस होगी। हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये 7 इम्प्लाइड कंडीशंस होगी। ये कंपलसरी है सर, हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये 7 कंडीशंस होगी। सर हमने नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो मत लिखो, डिस्कस करो मत करो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी करो या मत करो, ये 7 कंडीशंस होगी ही होगी। चलिए, सबसे पहली condition as to title. These are implied condition, condition as to title, condition as to description, condition as to quality and fitness, condition as to wholesomeness, condition as to merchantability, sale by sample and sale by sample as well as description. Now, सबसे पहले हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमको एक आईफोन खरीदना है सेकेंड हैंड, ठीक है, एक सेकेंड हैंड आईफोन खरीदना है, तो सबसे पहले तो हमने शॉपकीपर को जाके टाइटल बताया कि सर हमको एक आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदना है। हमने उसको डिस्क्रिप्शन दिया, कलर ब्लैक होना चाहिए, सेकेंड हैंड है सर, स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए फ़ोन पे, स्क्रीन रिप्लेस नहीं होना चाहिए। फिर हमने उसको क्वालिटी और फिटनेस, उसने जो फोन दिखाया उसके चेक करे। हमने होलसमनेस चेक करी, क्या फोन में केबल है, चार्जर है, डॉक है, चार्जिंग केबल है, ईयरफोन्स अगर उस समय आते हो तो आगे सब तो नहीं आते, पर अगर आते हो तो वो भी चेक करेंगे है या नहीं है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, क्या ये प्रोडक्ट मर्चेंटेबल है, क्या मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसने अपने को एक आईफोन दिखाया जिसके पीछे स्किन लगी हुई थी, स्किन लगी हुई मतलब एक पतली सी लेयर चढ़ती है फोन के ऊपर, और उस पे बेबी पिंक कलर की बारबी डॉल बनी थी। मैंने बोला सर ये एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है इसको निकाल के देवे। तो हमने मर्चेंटेबिलिटी चेक करी। तो सबसे पहला कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस, चौथा हमने होलसमनेस देखी, चार्जर में चार्जर डब्बा वब्बा सब चीजें है या नहीं है, और द फिफ्थ वन इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, क्या गुड्स मर्चेंटेबल है या नहीं है। फिर उसने हमको बेचने के लिए सैंपल दिखाया कि सर एक काम करो, आप आए तो हो ही सही, साथ में सर आप एयरपोर्ट्स भी लेके चले जाओ। उसने हमको सैंपल दिखाई कुछ चीजें और बेचने के लिए, और उसने सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से भी कुछ चीजें बेचने की कोशिश करी। तो ये 7 कंडीशंस हैं जो इम्प्लाइड कंडीशंस है, जो हर कॉन्ट्रैक्ट में होगी, चाहे कुछ हो जाए, हर कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशंस आपको मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब तक कि आपने कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा हो, अगर आपने मैंने एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट बनाते टाइम कॉन्ट्ररी लिख दिया कि इम्प्लाइड कंडीशन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर बात अलग है, इम्प्लाइड कंडीशन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में इम्प्लाइड कंडीशन हम लोगों के ऊपर लगेगी, अनटिल एंड अनलेस हमने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है उसमें लिख दिया है, इसलिए इम्प्लाइड कंडीशंस होगी। चल,
तो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी, अगर आपने एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी नहीं करा है तो एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि सेल करी है तो सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, और एग्रीमेंट टू सेल करा है तो ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट एनी फ्यूचर टाइम, या फिर जब प्रॉपर्टी पास होगी, जब आप फुलफिल करोगे कंडीशन, जब मैं आपको गुड्स बेचूंगा। कंडीशन एज टू टाइटल until and unless, आप ये लाइन लिखना मत भूलना जो मैंने हाईलाइट करी है, unless there is an agreement to contrary, अगर agreement to contrary है तो बात अलग है, नहीं है तो सेल के केस में seller has a right to sell the goods, और agreement to sell के केस में he have the right to sell the goods at any future time when the property so passes। दूसरी कंडीशन है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन या सेल बाय डिस्क्रिप्शन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर आपने गुड्स को डिस्क्रिप्शन देके बेचा है, आपने डिस्क्राइब करा था कि ये कुछ इस पर्टिकुलर चीज के यूज में आते हैं, डिस्क्रिप्शन देके बेचा है, तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स डिस्क्रिप्शन जैसे होना चाहिए। अगर आपने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है किसी प्रोडक्ट के बारे में, मैंने उस डिस्क्रिप्शन पर रिलाई करके आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लिया है, दैट सिंपली मींस कि सर वो गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए। ये रूल एक बहुत सिंपल सी चीज के ऊपर बेस्ड होता है, ये लिखना मत भूल जाना, आपको एडेड मार्क्स मिलेंगे लिखोगे तो। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल बायर टू टेक बीन्स। अगर आप मटर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सामने वाले को बीन्स बोल के नहीं बोल नहीं सकते, दोनों गोले दोनों ग्रीन कलर के, आप मटर की जगह बीन्स ले लो, यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपने पीस बेचे हैं तो आपको पीस ही देना पड़ेंगे, बीन्स नहीं दे सकते। बायर बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए पे फॉर द गुड्स व्हिच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। जो गुड्स आपके डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते, बायर क्यों एक्सेप्ट करे, बायर क्यों पे करे, ना बायर एक्सेप्ट करेगा ना बायर पे करेगा। अगर डिस्क्रिप्शन एसेंशियल था फॉर आइडेंटिफाइंग द गुड्स एंड द बायर एग्रीज टू द परचेज, गुड डज नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, बायर एज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। रिजेक्ट ही करेगा ना सर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ रहे हैं, तो कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का राइट होता है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन देख के गुड्स बेचा था, डिस्क्रिप्शन देना जरूरी था, और आपके जो गुड्स डिस्क्रिप्शन जैसे नहीं आए हैं, बायर के पास राइट है वो इन गुड्स को आपको रिजेक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा, क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन पढ़ रहे हैं, कंडीशन ब्रेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, ना कि सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं। यू हैव चॉइस एंड ऑप्शन टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। दो पढ़ लिए, तीसरा पढ़ते हैं कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस में देखो तीन चीजें ध्यान रखना है, ये तीनों कंडीशंस बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेना, इस पे मोर देन 5 to 6 टाइम्स 7 टाइम्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तीन चीजें, सबसे पहले implied condition of seller that the goods supplied shall is reasonably fit for purpose provided the following conditions are satisfied। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो माना जाएगा कि जो हमने सेलर को बताया गुड्स वैसे ही होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, बायर ने सेलर को बता दिया है कि मुझे क्यों गुड चाहिए, बायर ने सेलर को बता दिया है कि क्या पर्पस है और मुझे क्यों गुड चाहिए। दूसरा, बायर ने रिलाई करा है सेलर के स्किल के ऊपर और जजमेंट्स के ऊपर। सबसे पहला आपने पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, मुझे क्यों गुड चाहिए। आप टोयोटा के पास गए, आपने बोला मुझे एक कार चाहिए किसी हैंडीकैप पर्सन की, ठीक है। दूसरा, आप रिलाई करते हो उनके स्किल और जजमेंट के ऊपर कि वो स्किल और जजमेंट के हिसाब से आपको एक कार देंगे, और गुड्स जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं उस टाइप के गुड जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं उसमें सेलर डील करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। टोयोटा के आपके सिटी के आउटलेट से अगर आप एक कार खरीदते हो तो वो वाली आउटलेट मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी, वो तो फ्रेंचाइजी स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग तो टोयोटा के हेड ऑफिस पर होती है कार्स की, तो आप मैन्युफैक्चरर हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू आर डीलिंग विद द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इंप्लाइड कंडीशन होती है क्वालिटी या फिटनेस की। ध्यान से समझना, तीन कंडीशंस है। सबसे पहला, बायर ने सेलर को बता दिया किस पर्पस के लिए गुड चाहिए। दूसरा, बायर ने रिलाई करा स्किल और जजमेंट पे सेलर की। तीसरा, द गुड शैल बी ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय सेलर, और वो उन गुड्स में डील करता है चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या नहीं। चौथी इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये ईटेबल्स और प्रोविजंस के केस में लगती है। ये बोलती है इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस इन एडिशन टू इंप्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। नेक्स्ट कंडीशन जो मर्चेंटेबिलिटी है वो तो होना ही चाहिए, साथ में एक अनदर इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स होलसम होने चाहिए। होलसम होने चाहिए मतलब पूरे के पूरे कंप्लीट पैकेज में अगर आपने जो जो चीजें ऑफर करी वो सब कुछ आने चाहिए, प्लस इट इज फिट फॉर कंजम्पशन। वो ईटेबल्स और प्रोविजन के केस में फिट फॉर पर्पस होनी चाहिए, कंजम्पशन कर सकते हो। तो मर्चेंटेबिलिटी के साथ दो चीजें ध्यान रखना है। इस केस में आपको लिखना क्या है, गुड्स एक तो मर्चेंटेबल होना चाहिए,
मर्चेंटेबल क्या होते हैं नेक्स्ट कंडीशन अभी अपन पढ़ेंगे, जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्सेप्ट कर ले, प्लस गुड क्या होना चाहिए, होलसमनेस। दो कंडीशन ध्यान रखना, और ध्यान रखने की बात है दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड दी प्रोफेशन। हमने यहाँ पर 4 पढ़ ली, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहली हमने पढ़ी कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरी पढ़ी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, तीसरा पढ़ा क्वालिटी एंड फिटनेस, चौथा पढ़ा होलसमनेस, 3 बची है मर्चेंटेबिलिटी, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आओ जरा फटाफट से मर्चेंटेबिलिटी देखते हैं। मर्चेंटेबिलिटी मतलब सर अगर गुड्स आपने डिस्क्रिप्शन के साथ खरीदे फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होना चाहिए। अगर आपने गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ खरीदे तो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होना चाहिए। अब सर मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होती है? मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब ऐसे तो सर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, पर एक ऐसी क्वालिटी जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्सेप्ट कर। एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस चीज को एक्सेप्ट कर ले उसको हम लोग मर्चेंटेबल क्वालिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो गुड्स आपने डिस्क्रिप्शन से खरीदे, प्लस सेलर उन गुड्स में डील करता हो। अगर गुड्स आपने डिस्क्रिप्शन से खरीदे और सेलर उन गुड्स में डील करता है तो इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। Provided that if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition of such examination ought to have revealed। पर अगर गुड्स आपको चेक करके लेके जाने थे और आपने गुड्स एग्जामाइन कर लिए हैं, आपने गुड्स चेक कर लिए हैं, इसके बाद में कभी भी सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो चीजें आप चेक करके ले जा सकते थे आपने नहीं चेक करी, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए सेलर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पर आप मैगी, अगर आप मैगी खरीदते हो तो क्या वही शॉपकीपर के यहाँ खोल के चेक कर सकते हो क्या? नहीं। तो सर ये तो ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वहां चेक नहीं कर सकता है, तो कुछ खराब निकलेगा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बट कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप वहीं पर पूरा चेक कर सकते हो, जैसे ब्रेड, ब्रेड की आपको एक्सपायरी देख के लेके जानी चाहिए। आप घर लेके चले गए, मैं डीलर हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि सबसे अच्छी ब्रेड है आप ले जाओ, आपने चेक करे बिना ले लिया, बाद में आए, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि बायर के पास ऑप्शन था चेक करने का, उसने चेक नहीं किया। अब 2 इंप्लाइड कंडीशन बची है, सेल बाय सैंपल और सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखने की बातें, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक अपन ने पढ़ा था कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन या सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इसमें सिर्फ बात इतनी सी है, डिस्क्रिप्शन देके बचाए, डिस्क्रिप्शन जैसा होना चाहिए। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। 2 बात ध्यान रखने की। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस में 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन का अलग लॉजिक, क्वालिटी फिटनेस का अलग लॉजिक, क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी के 2 लॉजिक, सबसे पहला गुड्स डिस्क्रिप्शन की होना चाहिए और सेलर गुड्स में डील करना चाहिए, प्लस गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होना चाहिए, दैट इज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस शुड एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। ठीक, क्योंकि कंफ्यूजिंग होंगे, आप बाद में इधर उधर लिखोगे। अब सेल बाय सैंपल और सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। चलिए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पहले पूछ लो, फिर हम लोग सेल बाय सैंपल खत्म करते हैं, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन खत्म करते हैं। किसी का डाउट है सर कि अगर कार के ब्रेक खराब हो गए तो कंडीशन में आएगा कि वारंटी में आएगा? देखो, अगर बाद में खराब होते हैं तो वो तो ऐसे भी हो सकता है, स्पेयर पार्ट की कुछ लाइफ होती होगी, गारंटी देते होंगे, दैट इज डिफरेंट। लॉजिक की बात ये है कि सर अभी आपने गाड़ी ली और कार के ब्रेक्स वर्क ही नहीं कर रहे, तो कंडीशन में ना कि वारंटी में होगा, वारंटी में होगा। कंडीशन क्यों होगी सर? कार के ब्रेक्स हो सकता है ज्वाइन करना रहेगा, ये समझो आपका स्पीडोमीटर का केबल है, कार का स्पीडोमीटर की केबल उन्हें ज्वाइन करना रहेगा, इसलिए आपने कितना ही पेट्रोल भरा लिया, वो जो पेट्रोल का बार है वो उठ नहीं रहा है, या अगर आपकी गाड़ी में वो काटा है तो काटा घूम नहीं रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस आप उसको वारंटी कंसिडर करोगे, क्योंकि हो सकता है ज्वाइनिंग करना रहेगा। अब कार में वो ब्रेक डालने भूल गए तो आप, अब आपके ऊपर है सर, आप या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आप कार को छोड़ सकते हो, आप बोलोगे सर यार ये मैं तो ये कार नहीं लूंगा जिसमें ब्रेक डालना भूल गए, या वो बोलेंगे सर हो सकता है ब्रेक के सेंसर से हम जोड़ना भूल गए, हम जोड़ देते हैं अभी सही हो जाएगा 1 सेकंड में। तो डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस की एग्जैक्ट केस क्या है, ठीक है, बट ऐसे जनरली होगा नहीं कभी भी। चलिए, नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फटाफट बता दो यार लाइव स्ट्रीमिंग वालों। चलिए सर, ओके, बढ़िया। सबसे नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल, सेक्शन नंबर 17। अगर आपने सैंपल दिखाया किसी को और सैंपल दिखा के गुड बेचे हैं तो क्या होगा?
सबसे पहले आप मेरे यहाँ पर आए, मैंने एक सैंपल दिखाया, आपको सैंपल पसंद आया, आपने बुक कर लिया 1000 क्वांटिटी। तो जो आप बल्क मेरे से लेके जा रहे हो वो सैंपल जैसा होना चाहिए। द बल्क शैल करस्पॉन्ड विथ सैंपल इन दी क्वालिटी। दूसरा, बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो बल्क को कंपेयर कर सके, किसके साथ? सैंपल के साथ। बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो बल्क को किससे कंपेयर कर ले? सैंपल के साथ। दूसरा, buyer, the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination of sample. बट कई चीजें होगी जो सैंपल के रीजनेबल एग्जामिनेशन पर हम नहीं चेक कर पाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर केसेस जो भी आप गुड्स मुझे दे रहे हो वो डिफेक्ट फ्री होने चाहिए, अदरवाइज वो अनमर्चेंटेबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें होगी जो सैंपल में मैं कई बार चेक नहीं कर पाऊंगा। अगर डिफेक्ट लेटेंट है, हिडन डिफेक्ट है, तो बायर के पास राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर। तो सेल बाय सैंपल में 3 बातें ध्यान रखने की। एक तो आपका जो बल्क है वो सैंपल से मैच हो। दूसरा, बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो बल्क को सैंपल से कंपेयर करे। तीसरा, जो गुड्स आप मुझे दे रहे हो वो दैट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट व्हिच रेंडर देम अनमर्चेंटेबल व्हिच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन। ये कंडीशन एप्लीकेबल तभी होगी which could not be discovered by an ordinary examination of goods। जो गुड्स आप ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पे देख के ले जा रहे हो, नहीं देख के ले गए, वो आपकी गलती है। पर अगर गुड्स ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पे नहीं चेक कर पा रहे हो तो फिर इस बायर सेलर को ध्यान रखना है कि गुड्स में डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। चलिए, a company sold certain shoes made of special sole by sample for French army। फ्रेंच आर्मी के लिए शूज बना रहे थे। the shoes were found contain paper the shoes were found contain paper not discoverable by ordinary inspection। it was held that buyer is entitled to refund plus वो damages claim करेगा। क्लियर है? अब आप समझो बात को। आपने सपोज एक शूज लेने आर्मी के लिए, आपने शूज का एक सैंपल चेक किया। अब आप शूज का जो सैंपल है उसको पानी में भिगो के थोड़ी चेक करोगे 1 घंटे तक। आपने सैंपल चेक किया, आपको जम गए, आपने पूरी आर्मी के लिए शूज ऑर्डर कर दिए। आर्मी में जहां पर वॉर चल रहा है वहां पे बहुत सारी बारिश हो गई और लोगों के शूज गल के 2 टुकड़ों में ब्रेक हो गए। सर ये तो लेटेंट हिडन डिफेक्ट है, ये मैं ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पे चेक ही नहीं कर सकते, सेलर रिस्पॉन्सिबल। पर अगर कोई चीज है जो आप ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पे देख सकते हो और आपने नहीं देखी, बेस्ड ऑन साइज है, शू लेसेस है, शू की क्वालिटी है, पॉलिश एरिया है, बाइंडिंग है, थ्रेडिंग है, ये ऑर्डर एग्जामिनेशन में देखी जा सकती है, आपने नहीं देखी तो फिर बायर रिस्पॉन्स। क्लियर है? The last implied condition is sale as by sample as well as by description। अगर हम गुड्स को सैंपल के साथ बेच रहे हैं या डिस्क्रिप्शन के साथ बेच रहे हैं तो क्या होगा? When the goods are sold by sample as well as description। हमने सैंपल भी दिखाया और हमने समझाया भी गुड्स के बारे में। पहले वाले केस में सिर्फ सैंपल दिखाया था, यहाँ पे सैंपल भी दिखाया और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है, द बल्क ऑफ गुड शैल करस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आपने सैंपल भी दिखाया है और डिस्क्रिप्शन भी दिखाया है। आपने सैंपल दिया था वो सही निकला, डिस्क्रिप्शन दिया था वो सही निकला, कॉन्ट्रैक्ट चलने दो। आपका सैंपल तो सही है पर डिस्क्रिप्शन गलत, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। आपका सैंपल गलत है, डिस्क्रिप्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। आपका सैंपल भी गलत है, डिस्क्रिप्शन भी गलत है, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। मतलब सर यहाँ पर ये वाली फर्स्ट कंडीशन देख के लगता है कि सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों सही होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यस, डेफिनेटली। इन केस गुड्स करस्पॉन्ड विद सैंपल बट डू नॉट टैली विद डिस्क्रिप्शन या वाइस वर्सा, बायर के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने का। क्यों? क्योंकि ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। तो यहाँ पर 7 इम्प्लाइड कंडीशंस खत्म होती है। मूविंग फर्दर विद अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज इम्प्लाइड वारंटी। I request you guys, I give you 2 minutes, 2 to 3 minutes time. Take take this time and use it very fruitfully and please read entire 7 implied conditions। ट्रस्ट मी आपको मैक्सिमम यही याद हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लाइड वारंटीज। और जब तक किसी के कुछ डाउट्स हो तो फटाफट से डाउट्स भी पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, आई होप सबने रीड कर लिया, बताएं कोई डाउट्स किसी को? आई होप यहीं पे याद हो गया इम्प्लाइड कंडीशंस। क्या करें सर, बढ़े आगे? डाउट्स पूछो जल्दी से किसी के हो तो। चलिए सर, एनी डाउट्स टू एनीवन, फटाफट से पूछ लो। चलिए 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 सर, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइड वारंटीज, इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है? इम्प्लाइड वारंटी एक ऐसी वारंटी होती है जो आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, हम तो मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ऐसी चीज जो आप लिखो या मत लिखो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी, आप स्पेसिफिकली लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन वारंटीज को हम लोग इम्प्लाइड वारंटी बोलते हैं। तो इम्प्लाइड वारंटी एक ऐसी वारंटी होती है जो लॉ बोलता है हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप लिखो या मत लिखो हम मानेंगे है, और अगर आपने तोड़ दी तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिन्यू कर सकते हो पर आप वारंटी क्लेम करोगे। आप कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिन्यू कर सकते हो पर आप वारंटी क्लेम करोगे। चलिए सर, नाउ implied warranties are considered to every contract of sale unless they are expressly excluded by an agreement of the parties। अगर आप चाहते हो implied warranty नहीं रहे तो आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट है, हमको दोनों को लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि इस कॉन्ट्रैक्ट में implied warranty नहीं है, तभी माना जाएगा इसमें implied warranty नहीं है, अदरवाइज इसमें implied warranty होगी ही होगी। ये सारी इंप्लाइड वारंटीज होती है चार, इंप्लाइड कंडीशन थी 7, इंप्लाइड वारंटी से 4। सबसे पहला वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। हम आपको वारंटी देते हैं कि आपको एक बार पोजीशन मिल गया तो आपका कोई पोजीशन डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और अगर किसी ने करा है तो आप डैमेजेस क्लेम करोगे। दूसरा, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है चार्ज। अगर आपको किसी चीज का पोजीशन मिला है, ओनरशिप मिली है, तो हम एज्यूम करेंगे कि उसमें कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, मतलब वो कहीं किसी और के कंट्रोल में नहीं है। मैंने आपसे एक गोल्ड खरीदा है सेकंड हैंड, या मैंने आपसे कार खरीदी, एक टू व्हीलर खरीदा है सेकंड हैंड, तो हम एज्यूम करके चलेंगे उस पर कोई चार्ज नहीं है, आपका चार्ज क्लियर हो गया है। मेरे पास एक फर्स्ट हैंड कार थी, उस पर बैंक लोन चल रहा है, मैं गाड़ी आपको बेचूंगा तो मैं पहले बैंक लोन क्लियर करूंगा फिर गाड़ी बिक सकती है। जब गाड़ी आपको मिल रही है तो फिर वहां पे श्योर हो जाएगा कि सर उसके बाद अब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, और अगर चार्ज निकलता है तो आप डैमेजेस क्लेम करोगे। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स है जो डेंजरस नेचर के हैं और बायर को नहीं पता है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेचर डिस्क्लोज करे, नहीं करा तो वो क्या हो जाएगा, अगेन माना जाएगा कि आपने वारंटी ब्रीच की। और वारंटी हैज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। हम आपको क्वालिटी या फिटनेस की वारंटी देते हैं कि जो गुड्स हमने आपको दिए वो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रोविजन यूज करेगा और वो एक प्रॉपर वारंटी और क्वालिटी और फिटनेस के है। चार इंप्लाइड वारंटी। सबसे पहला है वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अगर एक बार बायर को पोजीशन मिल गया गुड्स का, अगर आप लेटर उसका पोजीशन डिस्टर्ब कर रहे हो तो ही हैज एंटाइटल्ड टू sue the seller for the breach of warranty और damages claim करेगा। एग्जाम्पल है, स्टेफी ने एक लैपटॉप खरीदा था अरविंद से। आफ्टर परचेज स्टेफी स्पेंड सम मनी ऑन द रिपेयर। सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा था अरविंद से, कुछ रिपेयर कराया उसमें। इट वाज अननोन टू पार्टीज दैट द लैपटॉप वाज स्टोलन, वाज टेकन बाय स्टेफी एंड डिलीवर्ड टू इट्स राइटफुल ओनर। दोनों को नहीं पता था कि ये लैपटॉप चुराया हुआ है, और बाद में राइटफुल ओनर आया और यहाँ पर स्टेफी को उसको लैपटॉप देना पड़ गया। अब आपका पोजीशन डिस्टर्ब हो गया। यस, अरविंद शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच एंड स्टेफी को डैमेजेस प्राइस के तो मिलेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ रिपेयर के प्लस अदर डैमेजेस भी अगर कुछ है तो वो क्लेम कर सकती है। दूसरा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। एक इंप्लाइड वारंटी आती है कि गुड जो है वो दैट इज अ फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्ब्रेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू बायर।
सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गाड़ी बेची है 5 लाख रुपए में, तो मुझे माना जाएगा कि मैंने आप लोन क्लियर कराऊंगा, फिर मैं गाड़ी आपको बेचूंगा। अगर बिना उसके बेच दिए तो यू हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस। दूसरा केस, 5 लाख रुपए की गाड़ी बेची है, इस पर 3 लाख रुपए का लोन था। आपने बोला सर एक काम करो, मैं लोन मेरे नाम पर कैरी करा लेता हूँ, अब तो 2 लाख रुपए कैश ले लो और गाड़ी दे दो। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख रुपए का लोन मैंने आपको दे दिया, मतलब इट इज नोन टू बायर। अगर आपको पता है तो फिर कोई लोड थोड़ी है, आपको पता है तो फिर तो आप वारंटी क्लेम कर भी नहीं सकते हो। पर अगर आपको नहीं पता है तो फिर माना जाएगा कि हमेशा 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 फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि किसी भी गुड की क्वालिटी या फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में भी एनेक्स्ड और सेड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। आपको किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके लिए एक बुकलेट आती है, आपने कई बार देखा होगा। आप एक नया टू व्हीलर खरीदोगे तो भी बुकलेट आती है। टू व्हीलर के सामने आप हैंडल पर देखोगे तो लिखा रहता है ऑलवेज वेयर हेलमेट बिफोर ड्राइविंग। हम पहले दिन स्टिकर निकाल के फेंक देते, बोला नहीं होना ये जिंदगी में हमको। ठीक है, तो ऐसी कई बुकलेट्स आती है। क्या फोन के साथ भी बुकलेट आती है क्या? बट वी आर स्मार्ट इनफ टू ऑपरेट द फोन, तो हम कभी भी उस बुकलेट को घुमा के नहीं देखते। बट पहले के समय जब नोकिया के फोन आया करते थे, व्हेन वी वर ऑफ योर एज, जब हम लोगों को फोन मिलते थे तो नोकिया का फोन मिलना मतलब एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो जाता था। क्या कि नोकिया का कीपैड फोन वो भी खुद का आ गया विदाउट शेयरिंग, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उसमें यूसेज ऑफ ट्रेड आता था कि आप बैटरी कैसे लगाओगे, आप सिम कार्ड कैसे लगाओगे, आप फोन को स्टार्ट कैसे करोगे, एमएमआईडी को रीसेट नहीं करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट वो यूसेज ऑफ ट्रेड में लिखा होता था। और लास्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। जब गुड्स डेंजरस नेचर के हैं और बायर इग्नोरेंट है डेंजर के हिसाब से, गुड्स बहुत डेंजरस नेचर के पर बायर को नहीं पता है कि ये गुड्स डेंजरस नेचर के हैं, तो सेलर को वार्न करना चाहिए बायर को प्रोबेबल डेंजर के लिए। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी सेलर में बी लायबल फॉर द डैमेजेस। ये पक्की बात है कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी प्रूफ हो गया तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी बनेगी? अल्टीमेट लायबिलिटी सेलर की बनेगी। अरे बच्चों क्लियर है? पक्का ध्यान रखना, अगर गुड्स डेंजरस नेचर के और बायर इग्नोरेंट है तो सेलर को बताना पड़ेगा कि ये गुड्स डेंजरस नेचर के है। क्लियर? कई मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन सिर्फ ओरल यूज की होती है, आप उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे झंडू बाम टाइप चीजें आती है, किसी को पेन हो रहा है तो वो हाथ के ऊपर लगा सकता है। आप पीछे उस झंडू बाम को पलटा के दिखे लोगे तो उसमें क्लियर लिखा रहता है इट इज ओनली फॉर ओरल यूज एंड नॉट फॉर कंजम्पशन। अब किसी ने बोला यार आज मुझे अंदर थोड़ा एसिडिटी लगता है, जलन लग रही है, उसने झंडू बाम की डब्बी खोली, एक स्पून झंडू बाम लिया और च्यवनप्राश जैसे खा गया। अब आप इमेजिन करो जो ठंडक अंदर फैल जाएगी, क्या हो सकता है परमानेंट जिंदगी से भी समाप्त हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे केसेस में। क्यों सर? उसमें डेंजरस नेचर के गुड्स हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर कंजम्पशन, दैट इज फॉर ओरल यूज ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए सर, लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, सेवियट एम्प्टर। सेवियट एम्प्टर बोलता है कि सर सेल ऑफ गुड्स के केस में सबसे पहले लेट द बायर बी अवेयर। बायर को सतर्क रहना है गुड खरीदते समय, और बायर अगर सतर्क नहीं है तो ये बायर की प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत समय पहले एक एयरपोर्ट को लेके स्कैम चल रहा था। एयरपोर्ट को लेके ये स्कैम चल रहा था कि वहां कुछ लोग थे जो एयरपोर्ट पे नहीं बैठते थे पर अपने आप को एयरपोर्ट स्टाफ बताते थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से उनकी गाड़ियां रजिस्टर थी और वो ऑनलाइन क्या कर रहे थे? गाड़ियां बेच रहे थे। वो आपको बोलते थे सर आपको सेकंड हैंड कार या सेकंड हैंड टू व्हीलर खरीदना है, आप एयरपोर्ट पे आ जाओ, एयरपोर्ट की गाड़ी बाहर लाके दिखा देंगे। जैसे आप बाहर जाते थे वो आपको बोलते थे सर एक 11,000 रुपए का टोकन पे कर दो, वो रिफंडेबल है, गाड़ी बाहर आएगी। एयरपोर्ट की इन जनरल गाड़ी बाहर नहीं आ सकती है, विद इन द प्रेमाइसेस के लिए होती है एयरपोर्ट की गाड़ी। आप 11,000 रुपए पे कर दो, हम 11,000 रुपए का क्या करेंगे? आपको गाड़ी बाहर भिजवा देंगे। आप 11,000 रुपए पे कर देते थे, पे करने के सेकंड मोमेंट पर आप ब्लॉक हो जाते थे, अननोन नंबर से उठाना बंद कर देते थे। 11,000 रुपए उनके वॉलेट में चले गए, उनके बैंक अकाउंट में चले गए, उनको वही चाहिए था। दिन भर में 5-10 ऐसे फ्रॉड वो आसानी से कर लेते थे। ठीक है, ऐसे केसेस में सेवियट एम्प्टर लगेगा और बोलेगा लेट द बायर बी अवेयर। ना ओएलएक्स रिस्पांसिबल है, ना कोई सेकंड हैंड वेबसाइट जो गाड़ियां बेच रही है, कोई भी रिस्पांसिबल नहीं है। तो बायर की रिस्पांसिबिलिटी है, बायर ध्यान रखे। जब सेलर डिस्प्ले करता है उनकी गुड्स ओपन मार्केट में तो बायर्स को ध्यान रखना है सेलर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर बैड सिलेक्शन डिस्क्लोजिंग डिफेक्ट इन द गुड्स व्हिच ही इज सेलिंग।
ओपन मार्केट में गुड्स है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है सर कि वो गुड्स के बारे में बताए कि गुड्स खराब है या उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, तो बायर का काम है बायर को चेक करके लेना है। डेविड एम्प्टर का रूल ये बोलता है दैट सब्जेक्टेड टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड फॉर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एक इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ अ गुड स्टिपुलेटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि सर एक क्वालिटी या फिटनेस आपको चेक करना है और सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। पहली, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए, बायर ने अपना पर्पस सेलर को बता दिया क्यों गुड्स चाहिए, बायर स्किल और जजमेंट पर रिलाई कर रहा है किसके, सेलर के। तीसरा, सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट नेचर वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर और नॉट। अगर ये तीन कंडीशन हो गई तो फिर लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। सबसे पहला, बायर ने सेलर को बता दिया किस पर्पस के लिए गुड चाहिए। दूसरा, बायर ने रिलाई करा ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। और तीसरा, सेलर का बिजनेस है गुड्स को सप्लाई करने का, यानी सेलर उसमें डील करता है। एक्सेप्शंस टू सेवी अटेम्प्टर, सेवी अटेम्प्टर बोलता है लेट द बायर बी अवेयर, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शन। टोटल 8 एक्सेप्शंस है लेट द बायर बी अवेयर के। सबसे पहला है फिटनेस एज टू क्वालिटी या यूज। अगर बायर ने बता दिया है कि किस पर्पस के लिए मुझे गुड चाहिए, प्लस वो रिलाई करता है स्किल और जजमेंट पर सेलर के, प्लस गुड्स आर ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन विद सेलर डील्स, इन गुड्स में सेलर रेगुलरली डील करता है। सबसे पहला मैंने आपको अपना पर्पस बता दिया, दूसरा मैं आपके स्किल और जजमेंट पर रिलाई कर रहा हूँ, तीसरा मैं उन सेलर उस गुड्स के डिस्क्रिप्शन में डील करता है, तो फिर सेलर की ड्यूटी है कि वही गुड्स दे जो रीजनेबली फिट फॉर पर्पस है। लेट द बायर बी अवेयर यहां पर नहीं लगेगा। सेकेंड, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं किसी पेटेंट नेम पर या किसी ब्रांड नेम पर, इन केस द गुड्स आर परचेज अंडर द पेटेंट नेम और ब्रांड नेम, तो कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है कि गुड पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट रहे, गुड को सही होना जरूरी है। अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड के या किसी पेटेंट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस ऑफ कोर्स गुड शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। तीसरा है गुड्स अगर आपने डिस्क्रिप्शन से देके बेचे हैं तो इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स डिस्क्रिप्शन जैसे होना चाहिए, नहीं है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। चौथा है गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के हैं, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे हैं और उसमें आप डील करते हो तो इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होना चाहिए। ये तो सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसको समराइज हो रही है। नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल, ये भी हमने पढ़ा है। अगर हमने गुड्स बॉट करे सैंपल से तो रूल ऑफ सेमी अटेम्प्टर नहीं लगेगा, क्योंकि बल्क हमेशा सैंपल जैसा होना चाहिए। आपने डिस्क्रिप्शन देके बैठा है, यहाँ पर लेट द बायर बी अवेयर कहां से आ जाएगा। गुड्स सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से, तो सेवी अटेम्प्टर यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स सैंपल से और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक चीज से मैच नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर वी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, लेट द बायर बी अवेयर यहाँ नहीं लगेगा। ट्रेड यूसेज एक इंप्लाइड वारंटी या कंडीशन है क्वालिटी या फिटनेस को लेके कि अगर यूसेज ऑफ ट्रेड एनेक्स्ड है तो फिर लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा, सेलर को सब कुछ हमको बताना पड़ेगा। और अगर सेलर कोई डिफेक्ट को एक्टिवली छुपा रहा है, व्हेन सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एंड द बायर रिलाइज ऑन इट, और the seller actively conceals some defect in goods so that the same could not be discovered by buyer or a reasonable examination, the rule of severe enter will not apply। जब आप डिस्क्रिप्शन से गुड बेच रहे हो, डिफेक्ट छुपा रहे हो, तो फिर लेट द बायर बी अवेयर कहां से लगेगा। अगर आप जान करके गिल्टी हो, फ्रॉड हो, छुपा रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने खत्म करा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 प्रोविजंस एंटायरली। हमने रिवीजन जैसे नहीं पढ़ा है, हमने ऐसे पढ़ा है कि आपको क्लास में एक बारी में मैक्सिमम चीजें याद हो जाए और यहाँ पर स्टिक हो जाए। आज की क्लास के बाद घर जाते से जैसे ही आप इसको घुमाओगे वैसे ही आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बट हमारी परंपराएं हम नहीं छोड़ सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 के क्वेश्चन बैंक के ऊपर आते हैं। जब तक 1-2 मिनट का छोटा सा ब्रेक, किसी को कुछ डाउट्स हो तो प्लीज मुझसे डाउट्स पूछ लीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। Any doubts to anyone, please let me know. Then we'll be solving this question bank. हम लोग next
20-25 मिनट्स 20 मिनट्स में पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो याद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आधे से ज्यादा। तो फटाफट से डाउट्स पूछ लो, किसी को कुछ डाउट्स हो तो। चलिए सर, नो डाउट सर के मैसेजेस आ गए हैं। अब मुझे फटाफट बता दो, क्या सेल्स ऑफ गुड्स यूनिट 2 मैक्सिमम यहाँ पर अटक गया या नहीं? क्या we were be able to learn maximum of sales of goods unit 2 today in the class itself or not? Please let me know quickly, everyone who is into the live streaming mode, and then we'll be moving further with the discussion of our question bank. Oh great sir, चलो सर बढ़िया है, सब लोग रिप्लाई ऐसे है, सर याद हो गया, सर याद हो गया। सर अब एग्जाम तक भी याद नहीं करें तो याद रहेगा? अरे रे क्यों मजे ले रहे हो हमारे। चलो सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 के क्वेश्चंस, कंडीशन और वारंटी का ये चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स का होता है। इस चैप्टर में से अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार ही ट्रू एंड फॉल्स आए हैं। सबसे पहला, if seller does not disclose the nature of goods, if seller does not disclose the dangerous nature of goods to be sold buyer, he breaches the contract. Incorrect है। अगर seller disclose नहीं करता है dangerous to be sold by buyer and the buyer is ignorant of danger, एक implied warranty आती है, और implied warranty के केस में seller को warn करना जरूरी है probable danger, उसने नहीं करा है तो हमारे पास right है contract को तोड़ने का। Second, where the buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty, he may repudiate the contract. नहीं सर, अगर आपने कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लिया फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाओगे, फिर आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। तो सेक्शन 13 बोलता है कि बायर ने ट्रीट करा है, अगर कंडीशन को वारंटी ट्रीट करना तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर पाएगा। चलिए सर, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है मर्चेंटेबल क्वालिटी पे, यानी जो इंप्लाइड कंडीशन है आपकी मर्चेंटेबल क्वालिटी पे, उस पे क्वेश्चन आया है। जब गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, whether he is manufacturer or not or producer or not, there is a implied condition that the good shall be of merchantable quality. दो कंडीशन, गुड डिस्क्रिप्शन से हो और सेलर उन गुड्स में डील करता हो तो गुड्स हमेशा मर्चेंटेबल क्वालिटी के होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन। मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स, अ फर्म डीलिंग विद होलसेल एंड रिटेल, buying and selling various kinds of wooden locks customized as per requirements of customer. Wooden locks are the wooden round wooden pieces. हम लोग डील करते हैं रोज वुड में, मैंगो वुड में, टीक वुड में, बुरमा वुड में। Mr. Das, a customer, came to the shop and asked for wooden locks measuring 4 inches broad and 8 feet long. इसको इस तरीके का वुडन लॉक चाहिए था, ये 8 फीट होना चाहिए, ये 4 इंच होना चाहिए, 4 इंच चौड़ा, 8 फीट लंबा। ध्यान रखना यहाँ पर 4 इंच है और यहाँ पर 8 फिट्स है। इंच और फिट्स में बहुत फर्क होता है। As required by the carpenter, carpenter ने ऐसा बोला था। Mr. Das specifically mentioned that he required the wood which would be best suited for the purpose of making wooden doors and wooden frames. यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया मुझे वो वुड दो जो सूटेबल है, मतलब मैंने पर्पस बता दिया। मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी आपको बस सोचने के तरीके बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। मैंने आपको पर्पस बता दिया, हाँ मैंने आपके स्किल जजमेंट पर भी रिलाय कर लिया, थोड़ी क्वेश्चन और हिंट देगा हाँ, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे दो, लेट द बायर बी अवेयर, नहीं लगेगा आगे बढ़ते। The shop owner agreed and arranged the wooden pieces cut into as per buyer's requirement. 4 इंच बाय 8 फीट में कट करके रेडी कर दिया।
कारपेंटर मिस्टर दास के घर पहुंचा नेक्स्ट डे और उसने देखा कि सेलर ने मैंगो ट्री वुड दे दी है जो कि अनसूटेबल है। दास साहब ने नहीं बताया था कौन सी लकड़ी चाहिए। हम लोग तो 4 टाइप की लकड़ी में डील करते हैं, रोज वुड, मैंगो वुड, टीक वुड, बर्मा वुड। उसने बोला था मुझे वो वुड देना जो बेस्ट सूटेबल पर्पस है फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज, पर उसने दे दी मैंगो वुड, आम के पेड़ की लकड़ी दे दी जो कि क्या होगी, सबसे ज्यादा अनसूटेबल है पर्पस के लिए। The carpenter asked Mr. Das to return the wooden logs that would not meet his requirements. The shop owner refused to accept the returned wooden logs on the plea that logs were cut to specific on Mr. Das, hence could not be resold. शॉपकीपर ने बोला सर मैंने आपके साइज के हिसाब से काटे हैं, अब ये जनरल चीज नहीं है, मैं नहीं बेच पाऊंगा। बताओ सर। एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ बायर एज वेल एज सेलर अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियर टेम्पटर। और क्या मिस्टर दास को अपने पैसे वापस मिलेंगे या कुछ और करना पड़ेगा। क्वेश्चन पिक करा। क्वेश्चन पिक करते करते इंटरप्रिटेशन तभी लगा पाओगे जब लॉ के पार्ट पर बहुत क्लियर हो। एक बार आपने क्वेश्चन पकड़ लिया किस कॉन्सेप्ट से पूछा है, कॉन्सेप्ट तो आपको बाय हार्ट लर्न है, फिर छापने में दिक्कत थोड़ी आएगी बिल्कुल भी। पहला, ड्यूटी ऑफ द बायर अकॉर्डिंग टू सेवियर टेम्पटर इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियर टेम्पटर मींस लेट द बायर बी अवेयर। When the seller display their goods in open market, it is for buyers to make the proper choice of the goods. If the goods turn out to be defected, he cannot hold sellers liable. Provisions अभी पढ़ के आए हम लोग, straightforward same language. The seller is nowhere responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not duty bound to disclose the defect in the goods which he is selling. ड्यूटी ऑफ सेलर पूछ रहे हो, द फॉलोइंग एक्सेप्शंस है, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस है सेवियर टेम्पटर के, पूरा लॉ समझा दिया। अब क्या होगा सर, पहले केस में तो आपने सिर्फ बायर और सेलर के बारे में पूछा था, बता दिया। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। एज मिस्टर दास ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि इसको वुड वो चाहिए which is best suited for the purpose of making wooden doors and window frames, पर सेलर ने मैंगो ट्री दे दी जो कि अनसूटेबल है। दास इज एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुड दे विच इज रीजनेबली फिट फॉर पर्पस। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मेरे साइज के लिए कट करे या नहीं करे, कट करने के पहले सोचना था कि आप उसको सही चीज कट करके दे रहे हो या नहीं। कट गलत कर लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने गलत काटा है। बढ़े आगे, आया समझ में प्रैक्टिकल प्रोविजन। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन पूछा है, याद है तो एज इट इज लिख सकते हैं। मिसेस जी बॉट अ ट्वीड कोट फ्रॉम पी। When she used the coat, she got rashes on her skin as her skin was abnormally sensitive. ओहो हो। जी ने एक कोट खरीदा है पी से। जब उन्होंने वो कोट लिया और कोट पहना तो उनकी स्किन पर रैशेस हो गए क्योंकि उनकी स्किन एबनॉर्मली सेंसिटिव थी। बट शी डिड नॉट मेक दिस फैक्ट नोन टू द सेलर दैट इज पी। मिसेस जी ने केस फाइल करा डैमेजेस के लिए, क्या वो डैमेजेस की केस रिकवर कर पाएगी? लेट द बायर बी अवेयर लगेगा यहाँ पर भी, यस और नो। Section 16(1) of Sales of Goods Acts 1930. Normally in a contract of sale there is no implied condition or warranty as to quality or fitness for a particular purpose of the goods supply. General rule is that let the buyer be aware. बट जब बायर ने एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बता दिया सेलर को किस पर्पस के लिए गुड चाहिए और उसके स्किल जजमेंट पर रिलाय करे और वो ऑर्डिनरी कोर्स में उसमें गुड्स में डील करता हो तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लॉ लिखा। अब अपन लिखते हैं हुआ क्या है इस पर्टिकुलर केस में। सर मिसेस जी ने ट्वीट कोड विदाउट इन्फॉर्मिंग सेलर को लिया है सेंसिटिव नेचर का, तो फिर वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती है, ना उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगी, ना उसको डैमेजेस रिकवर करने का राइट है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटी के ऊपर पूछा है, इम्प्लाइड वारंटी कितनी होती है? 4। इम्प्लाइड वारंटी कैसी वारंटी होती है जो लॉ बोलता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, चाहे बोलो या मत बोलो, और अगर आपने ब्रेक करा है तो आपको डैमेजेस मिलेंगे। 4 इम्प्लाइड वारंटीज होती है। पॉइंट डाल के 4 लिख देना। छोटे मार्क का क्वेश्चन आता है जब, कभी भी एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि उसने खुद ने राइट अ शॉर्ट नोट बोला है। 6th, मिसेस गीता वेंट टू अ लोकल राइस व्हीट एंड होलसेल शॉप एंड आस्क्ड 100 kgs ऑफ बासमती राइस। काम की बातें। मिसेस गीता गए और उन्हें 100 किलो बासमती राइस माने। द शॉपकीपर कोटेड द प्राइस ऑफ 125 per kg to which she agrees. Mrs. Geeta insisted that she would like to see the sample of what will be provided to her by the shopkeeper before agreed.
ठीक है, उसने सैंपल के लिए माना, शॉपकीपर ने उसको एक बोल में राइस लाया और सैंपल दिखाया कि मैडम ये वाले चावल हम आपको देंगे, द सैंपल एग्जैक्टली करस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट, सैंपल लॉट से मैच भी करता है। बायर ने एग्जामिन करा सैंपल कैजुअली विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन्ड अ मिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स। बासमती चावल क्या होता है, ऐसा पूरा लंबा चावल होता है ना, बट बासमती चावल सैंपल में ऐसा था, एक बड़ा, एक छोटा, एक थोड़ा बड़ा, एक बिल्कुल छोटा, फिर एक बड़ा। मैंने आपको सैंपल दिखाया, सैंपल बोरे में से निकाल के लाया, मैंने बोला मैडम ये राइस दूंगा, सैंपल बल्क से करस्पॉन्ड भी कर रहा था। सैंपल देखने के बाद आपने नोटिस ही नहीं करा कि उसमें बड़े छोटे चावल है। ये है क्वेश्चन, आगे बढ़ते। The cook on opening the bags complained that the dishes prepared with the rice which was not taste the same as quality was right was not as per the requirement। गीता को केस फाइल करना है कि उसने चीप क्वालिटी दी, बताओ कर सकती है या नहीं। Decide the fact of the case and options to the buyer of grievances as per provision sales or goods act। क्या आपका आंसर सेम होगा अगर मिसेस गीता की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ राइस की? तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल होता है तो इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि बल्क सैंपल जैसा होना चाहिए और बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी चाहिए बल्क को कंपेयर करने के। सैंपल के 2 पॉइंट पढ़े थे हमने। इस गिवन केस में प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से मिसेस गीता विल नॉट बी सक्सेसफुल क्योंकि उसने कैजुअली एग्जामाइन करा था राइस विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट द सैंपल वाज ऑफ बासमती राइस, पर उसमें मिक्स थे लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स। अच्छा, इस केस में और एक बात, बायर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल टू हर फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल में भी नहीं जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम में भी नहीं जा पाओगे इस केस में। इन केस मिसेस गीता ने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेंथ ऑफ राइस की बता दी थी तो फिर तो इंप्लाइड कंडीशन हो जाएगी कि वो डिस्क्रिप्शन के हो गए, और अगर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया तो फिर सेलर लायबल है कि वो उस तरीके से ही गुड्स दे, पर मैंने वैसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पर मेरे को चेक भी कराया गया, मैंने चेक नहीं करा, ये मेरी गलती है, मिसेस गीता को ऑप्शन नहीं मिलेगा। मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है? ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है सर, कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस अभी जस्ट अपन ने क्लास में पढ़ा था। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस, कॉपी पेस्ट सेम है। कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेंगे? 4 केसेस अभी पढ़े थे हमने। सबसे पहला, जब बायर ने ऑल टुगेदर वेव कर दिया कि सर मेरे को तो कंडीशन नहीं एक्सरसाइज करनी, जब बायर ने ट्रीट कर लिया है ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना है तब, जब कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन सेवरेबल है और बायर ने कुछ या सब गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, या फिर इट इज एक्सक्यूज बाय लॉ। दो चीजें कंपलसरी वेवर होते हैं, दो चीजें वॉलंटरी वेवर होते हैं, उसके जस्ट ऊपर पढ़ा था हमने। मूविंग फर्दर, X consults why a motor car dealer for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product। यहां से मार्क कर लो, अपन ने उसको अपना पर्पस बता दिया, किस लिए चाहिए? टूरिंग पर्पस के लिए। Y ने एक सेंट्रो कार सजेस्ट करी और X ने बाय कर ली। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। अब सेंट्रो जितनी छोटी कार क्या टूरिंग पर्पस के लिए कंफर्टेबल रहेगी? ना वो सेफ रहेगी, ना वो माइलेज देगी, ना वो इतना पावर रहेगा गाड़ी में। अब आपको बताना है कि सर क्या करें, क्या गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं? यस, इम्प्लाइड कंडीशन का क्वेश्चन है। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject to thereof may be condition or warranty, पहला पॉइंट। दूसरा, कंडीशन एक ऐसी चीज है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी है और जिसका ब्रीच अगर हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हो। तो इस कार में, इस केस में कार टूरिंग पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, ये एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था। आई हैव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम द डैमेजेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Mr. T was a retailer of trader of fans of various kinds. Mr. M came in shop and asked for an exhaust fan for kitchen। फिर से उसने पर्पस बता दिया, मेरे को एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? गर्म हवा को बाहर फेंक देता है, वैसा एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए। Mr. T showed him different brands and Mr. M approved a particular brand and paid for it। Fan was delivered M के घर पर। At the time of opening of the packet he found that वो एक टेबल फैन है। मैंने मांगा आपसे एग्जॉस्ट फैन जो ऊपर छत में लगता है या छत के जस्ट नीचे लगता है, और आप मुझे एक टेबल फैन दे रहे हो जो जमीन पे खड़े होकर हवा देता है। उसने इन्फॉर्म करा टी को कि सर आपने गलत फैन डिलीवर कर दिया। टी ने मना कर दिया, मैं तो एक रिफ्यूज नहीं करूंगा, एक्सचेंज नहीं करूंगा। पे भी हो चुका है, डिलीवर भी हो चुका है, बताओ क्या करें?
अब आपको क्लिक करना है कि क्वेश्चन किसका है। सैंपल दिखाया था क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्शन भी दिया था, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था मेरे को ये चाहिए, आपने मेरे को सैंपल भी दिखा दिया। जब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था ये चाहिए और आपने मेरे को सैंपल दिखाया था, सेल वाइज सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया, पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। Where the goods are sold by sample as well as description, the implied condition is that goods supplied shall correspond both with sample as well as description. In case the goods do not correspond with sample और description या vice versa, दोनों में से एक भी चीज नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं। मैंने वो एक ऐसी टेबल बनाई थी अभी, आपको याद है? ठीक है। Further, when the buyer makes known to seller the particular purpose for which the goods and he relies on skill and judgment, और आप उस गुड्स में डील करते हो तो फिर आपका काम है फिट फॉर पर्पस के गुड दो। पहले केस में मिस्टर एम ने बोल दिया था कि मेरे को एग्जॉस्ट फैन चाहिए, क्योंकि टेबल फैन डिलीवर कर लिया, अनफिट है पर्पस के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करूंगा। जब एक पार्टी फुलफिल नहीं करती ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म्स, अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, और वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकता। अकॉर्डिंगली द रेमेडी अवेलेबल टू एम इज दैट ही कैन आइदर रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम रिफंड। अब वो आपके ऊपर है, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के रिफंड ले लो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करके डैमेजेस क्लेम कर लो। आपके पास ऑप्शन तो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, तोड़ते या नहीं वो आपकी चॉइस। ठीक। मिस्टर ची बॉट अ ट्वीटेड कोड फ्रॉम पी, he used the code and got rashes, abnormally sensitive। क्वेश्चन अभी करा अपन ने, तो चलो सर ऊपर कहाँ को डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन, या नाम बदला कि नाम भी नहीं बदला? नाम भी नहीं बदला है, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख देते हैं सेम एज क्वेश्चन 4। मूविंग फर्दर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी एंड व्हेन शैल अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इस पे तो 4 पॉइंट्स है, अभी डिस्कस करें और डिस्टिंग्विश भी करके आए हैं, बस इन्होंने पॉइंट वाइज बना दिया है। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में क्या होता है? स्टिपुलेशन कोलेटरल टू मेन पर्पस, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन था ना उसको कॉमा करके उतार दिया। दूसरा, breach of condition may give the right to right to treat the contract as repudiated, whereas अगर वारंटी हुआ है तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे। तीसरा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हो, जबकि ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। डिफरेंस बिटवीन हमने रीड करते 3 पॉइंट के, उसको कॉमा के फेस में ला दिया। और 4 केसेस जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट डिस्कस करा 2 क्वेश्चन पहले, 4 केसेस जब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी होंगे। स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन का। तो गुड्स अगर डिस्क्रिप्शन से बेचे, डिस्क्रिप्शन जैसे होना चाहिए। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल बायर टू टेक बीन्स, पहला लॉ। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट गुड्स एंड पे, जो गुड्स के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, और डिस्क्रिप्शन अगर एसेंशियल था, बायर पे रिलाय करा है और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं, गुड्स को रिजेक्ट कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी और इंप्लाइड वारंटी समझानी है। वारंटी क्या होती है? कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको तोड़ दिया अगर तो हम आपको डैमेजेस देंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का राइट नहीं है। इंप्लाइड वारंटी क्या है? बहुत सारी इंप्लाइड वारंटी है, 4 इंप्लाइड वारंटी कोई भी समझ सकते हो। इंप्लाइड वारंटी लॉ इंप्लाइज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये एक स्टिपुलेशन है जो एक्सप्रेस होती है, चाहे प्रिज्यूम करते हैं, आप लिखो या मत लिखो हम तो मानेंगे। और फिर भी मैं तो बोलूंगा सेफर साइड 4 वारंटी, चारों के नाम लिख के आ जाओ, एक भी मार्क्स कटने का गुंजाइश नहीं होगा। प्रशांत रीचिए स्वीट शॉप एंड आस्क फॉर 1 kg ऑफ बर्फी इफ द स्वीट्स आर फ्रेश। क्लियर बोल दिया कि अगर मिठाई फ्रेश बनी हुई हो तो मुझे 1 किलो बर्फी दे देना। सेलर ने रिप्लाई करा, सर माय ऑल स्वीट्स आर फ्रेश एंड ऑफ गुड क्वालिटी। सेलर बड़ा होशियार निकला, सेलर ने बोला, सर एक क्या सर, सारी मिठाइयाँ फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की है। प्रशांत ने एग्री कर लिया उस पर। फर्स्ट प्रशांत एग्रीज टू बाय ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट ही टेस्ट 1 piece ऑफ बर्फी टू चेक द क्वालिटी। प्रशांत ने बोला, लाओ जरा 1 पीस बर्फी टेस्ट कराओ। सेलर ने उसको 1 पीस दिया टेस्ट करने के लिए। प्रशांत ने बोला कि क्वालिटी बढ़िया है, और सेलर को बोला पैक कर दो। कितना? 1 kg। On reaching the house, Pratash find that the barfi is stale and not fresh, while the piece tasted was fresh। जो एक चीज खिलाई वो फ्रेश थी, जो सैंपल था वो फ्रेश था, पर बल्क फ्रेश नहीं है। सेल बाय सैंपल, जिसमें द बल्क शुड करस्पॉन्ड टू सैंपल। एक बात तो पकड़ ली अपन ने, यहां से आगे बढ़ते हैं। प्रशांत बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है, बताओ तोड़ पाएगा या नहीं। और अगर प्रशांत ने स्वीट टेस्ट नहीं करी थी तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन है सेल बाय सैंपल का,
क्योंकि उसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है अपने को, तो सिर्फ सेल बाय सैंपल का क्वेश्चन है। एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी एंड बायर शैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद सैंपल। दो कंडीशन, बल्क सैंपल से मैच होना चाहिए और बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि बल्क को सैंपल से कंपेयर कर ले। सेक्शन 15 के हिसाब से व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। If the goods are do not comply with the implied condition, the buyer can avoid the contract and reject the goods. अगर आप डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच नहीं हुआ तो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा, गुड्स को रिजेक्ट कर दूंगा। मूविंग फर्दर, इस केस में the sale of sweet is by sample and the quality of bulk does not correspond with the quality of sample, इसलिए प्रशांत कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। सेकेंड केस में अगर स्वीट टेस्ट ही नहीं करी है, hence आंसर विल बी सेम, क्योंकि प्रशांत कैन रिटर्न द स्वीट। दोनों केसेस में आंसर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उस केस में फिर स्वीट टेस्ट नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन से देख के लाया होगा, तो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप समझ रहे हो केस स्टडी इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती है, आराम से अप्लाई होते हैं, प्रोवाइडेड हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। थर्ड, सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू बी, who in turn sold them the goods by sample to C. A ने B को गुड्स बेचे सैंपल दिखा के, B ने C को बेच दिए, and C by sample sold the goods to D. C ने भी सैंपल दिखा के गुड्स D को बेच दिए। These goods were not according to the sample, therefore D found the deviation of the goods from the sample, rejected the goods and gave a notice to C. C ने sue करा B को, B ने sue करा A को। इसने गुड्स लाके इसको दिए, इसने इसको स्यू करा, बी ने कहा ए तू कहां जा रहा है, तू भी नहीं बचेगा, मैं भी देखो स्यू कर देता हूं। डी ने सी का गुड्स रिजेक्ट करे, सी ने बी पे केस फाइल करा, बी ने ए पे केस फाइल करा। इस केस में डी ने नोटिस करा है कि गुड्स डेविएट हो गए सैंपल से, वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, और बी इंप्लाइड कंडीशन है कि सैंपल के साथ मैच नहीं होंगे तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो। Whereas C can recover only damages from B and B can recover only damages from A. From C and B it will be not treated as breach of implied condition, क्योंकि उन्होंने सैंपल को एक्सेप्ट कर लिया था और गुड्स को बेच दिया था। आपने सैंपल को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं बचती, सिर्फ इम्प्लाइड वारंटी बचती है, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में यहाँ तक तो प्लीज एक बार पूछ लो। चलिए सर, नो डाउट्स, ओके। अ पर्सन परचेस्ड ब्रेड फ्रॉम बेकर शॉप, एक बंदा गया और बेकरी से एक ब्रेड खरीद के लाया। द पीस ऑफ द ब्रेड कंटेन अ स्टोन इन विच इट ब्रोक बायर्स टूथ व्हाइल ईटिंग। ब्रेड के अंदर पत्थर का टुकड़ा था। उसको लगा, वो बचपन में ब्रेड आती थी ना जिसमें वो गुलाब कतरी आती थी, फ्रूटी ब्रेड, टूटी फ्रूटी ब्रेड, वो टूटी फ्रूटी ब्रेड लेके आया, और टूटी फ्रूटी ब्रेड से ज्यादा कुछ नहीं, उसका टूथ टूट गया, दांत टूट गया। क्या राइट्स अवेलेबल है? क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए, किसका है ये? होलसमनेस का क्वेश्चन है। खाने पीने की आइटम है, ईटेबल्स प्रोविजंस इन केस ऑफ मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी के साथ फिट फॉर पर्पस का लॉजिक बताता है ये। आओ सर, दिस इज अ केस रिलेटेड टू इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, जो कि बोलती है दैट द ईटेबल्स एंड प्रोविजंस मस्ट बी होलसम, दैट इज दे मस्ट बी फिट फॉर अ ह्यूमन कंजम्पशन। In this case, the piece of bread contained the stone which broke buyer tooth while eating, thereby considered unfit for consumption. Hence, buyer can treat as breach of implied condition as to wholesomeness, और वो damages claim कर सकता है seller से। Damages तो क्या claim करेगा? Contract भी तोड़ेगा। Clear है? क्योंकि implied condition है। A contract of sale is not avoided even on account of breach of condition, ऐसा ये बोलता है कि contract of sale अगर breach of condition भी कर दोगे तो भी avoid नहीं होगा। सर कंडीशन का मतलब ही होता है स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आपने तोड़ दिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं। तो ये क्लियर है डेफिनेशन से कि बायर के पास राइट है टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ डज नॉट इन्फोर्स द बायर टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बायर चाहे तो उसको वारंटी मान सकता है। ठीक है, अभी नीचे वाला पार्ट कट कर देना, कोई सेंस नहीं है, बस इतना भी लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है,
Moving further, define the terms condition and warranty. Straightforward question. Condition is a stipulation essential to main purpose of the contract, and warranty is a stipulation collateral to main purpose of the contract. कंडीशन का ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएटेड, और वारंटी का ब्रीच हुआ तो डैमेजेस क्लेम। कब कंडीशन को वारंटी मान सकते हो? 4 पॉइंट है, पर मैंने आपको 2 पॉइंट ही लिख के दिए क्योंकि वेटेज इस क्वेश्चन का कम होगा। नवंबर 2001 में ये क्वेश्चन 4 मार्क का आया था, तो 4 मार्क में एक 1.5 नंबर की तो डेफिनेशन ही हो गई इसकी, इसलिए मैंने आपको 2 पॉइंट ही लिख के दिया। हाउएवर एग्जाम में टाइम हो तो चारों लिखना सेफर साइड पर बेटर रहेगा। व्हाट आर इम्प्लाइड कंडीशंस? कितनी इम्प्लाइड कंडीशंस हैं? 7। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू क्वालिटी, होलसमनेस, मर्चेंटेबिलिटी। मैंने 5 लिखी है, आप कोई भी 7 में से कोई भी लिख सकते हो। व्हेन शैल अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी? कंडीशन को ट्रीटेड कब वारंटी मान सकते हो? फिर से वही 4 केस आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हो। मैंने 2 केसेस लिख के दिए हैं। जब बायर ने ऑल टुगेदर वेव कर लिया परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन तब, जब बायर ने इलेक्ट करा ट्रीट टू बायर ऑफ कंडीशन को वारंटी मानना है तब, या बायर हैज नॉट वेव्ड द कंडीशन टू बी डिसाइडेड ट्रीट एज वारंटी, उसने बोला मेरे को तो इसको वारंटी मानना है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ना है तब। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। कितनी वारंटीज? 4। Warranty as to undisturbed possession, warranty as to non-existence, warranty as to quality fitness, and disclosure of dangerous nature of goods। हमने 4 implied warranties पढ़ी थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। 4 एक्सेप्शंस सेवी टेम्पटर के 4 क्या, हम तो 7-8 पढ़ के आए। पहला, फिटनेस एज टू क्वालिटी, गुड्स परचेज, ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी, कोई भी लिख सकते हो आप। मिस्टर वुडवर्ड एसोसिएट ऑफ फॉर्म डीलिंग इन होलसेल रिटेल बाइंग, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। रोजवुड, मैंगोवुड, टीकवुड, बुर्मावुड, यस और नो? जून 19 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था पीछे? नहीं मिल रहा? वर्थवुड वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। सेम एज क्वेश्चन 3। फिगर्स भी चेंज नहीं, अमाउंट भी चेंज नहीं। आप देख रहे हो कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। सेम क्वेश्चन, नाम भी नहीं बदला, वुड के नाम भी नहीं बदले, 8 फीट बाय 4 इंच लॉन्ग का साइज भी नहीं बोला। जून 19 में क्वेश्चन पूछा है। ओहो हो। मिसेस गीता वेंट टू लोकल राइस, सेम वीट होलसेल शॉप 125 पर केजी, ये भी सेम है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। कब पूछा गया? आरटीपी में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले कभी स्कैनर में आया होगा। कंडीशन एंड वारंटी, ऊपर 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अगेन, May 98। रूल ऑफ सेवियर टेम्पटर अभी पढ़ के आए, फिर से रिपीट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ सेवियर टेम्पटर पूछा है। डिफरेंस बिटवीन, ओहो देख रहे हो आप, डिफरेंस बिटवीन की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, सेम एज अबव। लिख लो भाई साइड में, 4 to 5 टाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम्स। इसके बाद भी हम अगर छोड़ के जाते हैं डिफरेंस बिटवीन को, तो हम अच्छे खासे काफी बड़े मूर्ख होंगे। सेवियर टेम्पटर और उसके एक्सेप्शन सेम एज अबव। 2-3 बार ये भी ऊपर आ गया है। 3 to 4 टाइम्स इन एग्जाम्स, खैर आपको सामने ही दिख रहा है, ये तो 4 तो इधर ही दिख रहा है, और आरटीपी एमटीपी अलग। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सारे ये। कब कंडीशन को वारंटी मानोगे? 4 पॉइंट, 6 टाइम्स आस्क्ड, आरटीपी एमटीपी मिला के 6 बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन। मतलब आप एक बात को समझो कि अगर हमने नोट्स एक बार अच्छे से समझ के एक बार पूरे क्यूमुलेटिवली रिवाइज करके याद करके रेडी कर लिए, तो क्वेश्चन बैंक कभी लोड है क्या?
अभी इतना आप पढ़ रहे हो, थोड़े दिन बाद आप रिपीट क्वेश्चंस कट कर दोगे, बोलोगे इतना ही पढ़ना है, अपन क्यों दिमाग लगाया अपना, इससे ज्यादा का सेंस भी नहीं है हमको। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर दिस ब्यूटीफुल रिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 विद एंटायर conceptual cumulative revision of all the concepts of Sales of Goods Act Unit 2 along with the question bank of Sales of Goods Act Unit 2. I am repeating again, आप सब लोगों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन, आपको क्या करना है, घर जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 के नोट्स लेके बैठना है। हार्डली बहुत कम पेजेस के नोट्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। 23-24 पेज में मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 कंप्लीटली कंपाइल करके दिया है। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 को क्यूमुलेटिव रिवाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ना चालू करा कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, इम्प्लाइड कंडीशन को इम्प्लाइड वारंटी कब कंसिडर करेंगे और उसका डिफरेंस पूरा अच्छे से क्यूमुलेटिव रिवाइज करा। फिर इम्प्लाइड कंडीशंस के ऊपर आया, आपने 7 इम्प्लाइड कंडीशन, सातों के नाम याद करे, पूरा रिकॉल करा। फिर 3 इम्प्लाइड कंडीशन याद करी, तीनों को अंदर से पूरे अच्छे से याद करा, एकदम पक्का करा। फिर स्टार्टिंग से व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन, वहां से स्टार्ट करा, यहां तक 3 रिकॉल करे। फिर 4 और इम्प्लाइड कंडीशंस के नाम याद करे, पहले सातों नाम रिकॉल करे, फिर सातों का कंटेंट इम्प्लाइड कंडीशन का रिकॉल करा, ये पक्का हो गया। फिर स्टार्टिंग से यहां तक एक बार पक्का कर लिया। फिर इम्प्लाइड वारंटी, सेवियर टेम्पटर, एक्सेप्शंस टू सेवियर टेम्पटर, क्यूमुलेटिव रिवीजन, डन विद द चैप्टर। क्वेश्चन बैंक उठाओ, 15 मिनट में क्वेश्चन बैंक खत्म और आपका चैप्टर रेडी एग्जाम्स के लिए। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को आखिरी दिन पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी याद करने में 3 घंटे लगते हैं। ट्रस्ट में आपको 20 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि तब तक तो आपके इतने रिवीजन हो जाएंगे, आपको आंखों के सामने दिखेगा। आप टॉपिक खोलते से बोलना स्टार्ट कर दोगे और पूरा का पूरा 2 मिनट में रिकॉल करके चले जाओगे। कुछ डाउट्स है सर, सेंड मी द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन कलेक्ट स्नेहा, I will not be able to send you the PDF of the questions. चित्रांश का मैसेज आया है, थैंक यू सर। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ बस वैसा वैसा कर लो। हम बहुत पुराने पीले चावल इस फील्ड के, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लो सर। लॉ में 60 में से 55-60 नंबर सही बोल रहा हूँ, लॉ में 60 में से 55 या 60 या 50 अब तो आप ऐसे लेके आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बोलेगा यार सर ये तो इतना एकदम फुद्दू सा निकला पेपर। जो लोग डराया करते थे लॉ से, आपने उस पेपर को एकदम इतना ज्यादा आसान बना दिया। ठीक है, चलिए सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।